नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है कि अगर बारूद बिछाते पाए गए तो सीधा गोली से उड़ा देंगे। इसी बीच अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरानी तेल ले जा रहे एक जहाज को कब्जे में लेकर तेहरान की कमर तोड़ने की कोशिश की है। इधर भारत में भी बंगाल और तमिलनाडु में ईवीएम में जनता का फैसला बंद हो चुका है, लेकिन ट्रंप के भारत को नरक कहने वाले बयान पर अब विपक्ष जमकर पीएम मोदी को घेर रहा है। इन सब खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी, बारूद बिछाने वालों को मारेंगे गोली। अमेरिकी सेना ने बीच समंदर में घेरा ईरानी तेल का जहाज। शाम 5 बजे तक बंगाल में 90%, तमिलनाडु में 82% मतदान दर्ज। वोटिंग के बाद बोली ममता, हम जीत रहे हैं। शाह बोले टीएमसी का सूरज डूब गया। ट्रंप के नरक वाले बयान पर घिरे मोदी, विपक्ष बोला सबसे कमजोर पीएम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर वो आदेश दे दिया है जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को सीधे निर्देश दिए हैं कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंग यानी माइंस बिछाने वाली किसी भी नाव को देखते ही गोली मार दी जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर साफ कर दिया है कि अब वो वेट एंड वॉच की नीति खत्म कर देंगे। उन्होंने लिखा कि मैंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दे दिया है कि वो उन छोटी नावों को देखते ही मार गिराएं जो हॉर्मुज के पानी में माइंस बिछा रही हैं। इनमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका के माइन स्वीपर्स यानी बारूद साफ करने वाले जहाज इस वक्त हॉर्मुज में सफाई अभियान चला रहे हैं और इस काम को अब 3 गुना रफ्तार से बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। ईरान के साथ जारी आर-पार की जंग के बीच इसराइल ने अपने तरकश में घातक तीर भरने शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपनी ही कंपनी एल्बिट सिस्टम्स को करीब $200 मिलियन का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। ये ऑर्डर है हवा में मार गिराने वाले उन एडवांस हथियारों का जो पलक झपकते ही दुश्मन को खाक कर दे। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा है कि हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी या लंबी चलने वाली जंग के लिए इसराइल पूरी तरह तैयार रहे। इससे पहले ईरान ने सीज फायर पर यही दावा किया था कि ट्रंप ने यह सीज फायर शांति के लिए नहीं बल्कि अपने हथियारों को दुरुस्त करने के लिए किया है। ईरान को हॉर्मुज से पहली कमाई हो गई है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर हामिद रेजा ने बताया कि हॉर्मुज टोल से मिली पहली कमाई सेंट्रल बैंक में पहुंच चुकी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के साथ चल रही जंग के बीच ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। ईरान के वरिष्ठ सांसद अली रेजा सलीमी ने भी कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि ईरान ने पहली वसूली कर ली है। सलीमी ने बताया कि जहाज में क्या सामान और कितना सामान जा रहा है इस पर आधार पर टोल की रकम तय की जा रही है और सारे नियम सिर्फ ईरान ही तय रहा है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और महंगाई की आग भी भड़क सकती है, क्योंकि जब हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा तो तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इसराइल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि खाड़ी और हॉर्मुज में जितना भी खतरा है उसकी असली वजह इन दोनों देशों की गुंडागर्दी है। तेहरान में साउथ कोरिया के दूत से मिलते हुए अराक्ची ने दुनिया भर के देशों को ललकारते हुए कहा कि इन हमलों के खिलाफ सबको एक साथ आवाज उठानी होगी। ईरान का साफ कहना है कि उसने जो भी कदम उठाए हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए उठाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब जो भी नतीजे होंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी उन हमलावरों की होगी जिन्होंने ईरान को उकसाया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया है कि अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एक प्रतिबंधित जहाज को रोककर कार्रवाई की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी नौसैनिकों ने ईरान से तेल ले जा रहे प्रतिबंधित और स्टेटलेस जहाज MT मैजेस्टिक X को हिंद महासागर में रोका और उस पर चढ़कर जांच भी की। विभाग ने कहा कि अमेरिकी सेना उन जहाजों को रोकती रहेगी जिन पर यह शक होगा कि वो ईरान को सामग्री सहायता दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी शुरू करने के बाद से अमेरिका दर्जनों जहाजों को रोक चुका है। हालांकि इन जहाजों को ईरान के पास नहीं बल्कि हिंद महासागर से दूर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान और इसराइल के बीच सीधी बातचीत के पक्ष में नहीं है। हिजबुल्लाह के सांसद हसन फजलल्लाह ने रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल से डायरेक्ट बात करना लेबनान के अंदरूनी मतभेदों को और ज्यादा बढ़ा देगा। रही बात सीज फायर की तो हिजबुल्लाह ने यहाँ अपनी शर्तें भी रख दी। फजलल्लाह का कहना है कि अगर इसराइल पूरी तरह से नियमों का पालन करता है तभी वे सीज फायर को आगे बढ़ाएंगे। अब लेबनान के रुख को देखकर लग रहा है कि वो तो बातचीत करके सब शांत करना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह को इसराइल पर जरा भी विश्वास नहीं। इसलिए हो सकता है कि लेबनान में अंदरूनी मतभेद और ज्यादा बढ़ जाएं।
अब फ्रांस के रास्ते सफर करना अब और ज्यादा आसान हो गया है। फ्रांस सरकार ने भारतीयों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की पाबंदी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। भारत में मौजूद फ्रांसीसी दूतावास ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी है। दरअसल फरवरी 2026 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे, तभी उन्होंने वादा किया था कि भारतीयों के लिए सफर आसान बना देंगे। अब 10 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो चुका है। दरअसल पहले होता ये था कि अगर आप दिल्ली से कनाडा या अमेरिका जा रहे हैं और आपकी फ्लाइट पेरिस में रुकती थी, तो आपको सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर रहने के लिए भी ट्रांजिट वीजा बनवाना पड़ता था। इसमें पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होते थे। लेकिन अब भारत के सामान्य पासपोर्ट वाले नागरिकों को पेरिस एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एरिया से गुजरने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होगी। बुलेटिन में आगे और भी खबरें हैं। बंगाल में पहले चरण में शाम 5 बजे तक करीब 90% वोटिंग। ममता का दावा, हम जीत रहे हैं, शाह बोले सूरज डूब गया। तमिलनाडु ने रचा इतिहास, 82% से ज्यादा भारी मतदान। ट्रंप का बयान, निशाने पर मोदी, विपक्ष ने घेर लिया। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल की जनता ने अपनी ताकत दिखा दी है। शाम के 5 बजे ही और राज्य में करीब 90% वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 90% मतदान दर्ज किया गया है। अगर जिलों की बात करें तो दक्षिण दिनाजपुर 93.12% वोटिंग के साथ सबसे आगे दौड़ रहा है। वहीं कूच बिहार में 92.07% और मुर्शिदाबाद में 91.36% वोटर्स ने पोलिंग बूथों पर जाकर ईवीएम का बटन दबाया है। पहले फेज में शामिल सभी 16 जिलों की तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। लगभग हर जिले में 86% से ज्यादा मतदान हुआ ही है। चाहे उत्तर बंगाल के इलाके हों या फिर जंगल महल के जिले, हर जगह लंबी लंबी कतारें और लोकतंत्र का जोश दिखाई दिया। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही ममता बनर्जी ने अपनी जीत का शंखनाद कर दिया है। कोलकाता के बो बाजार में उमड़ी भारी भीड़ के बीच ममता ने न सिर्फ बंगाल में अपनी जीत का दावा किया, बल्कि दिल्ली की गद्दी को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने रैली में साफ कहा कि आज वोटिंग देख करके और लोगों का मिजाज देख करके लग रहा है कि टीएमसी बंगाल में फिर से सरकार बनाने जा रही है। ममता ने हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद वो सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर के दिल्ली फतेह करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, मेरा बस एक ही मकसद है और वो है दिल्ली से बीजेपी सरकार का खात्मा करना। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि आज दिन के साथ टीएमसी का भी सूरज डूब चुका है। बंगाल चुनाव में वोटर लिस्ट से कटे 27 लाख नाम हार जीत का खेल पलट सकते हैं। एसआईआर से राज्य भर में लाखों नाम काट दिए गए हैं। सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में देखा जा रहा है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन 10 सीटों पर सबसे ज्यादा गाज गिरी है, उन पर अभी टीएमसी का कब्जा है। अब आप शमशेरगंज सीट का हाल ही देख लीजिए, जहां पिछली बार टीएमसी करीब 26,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार वहां 74,500 से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं, जो जीत के अंतर से 3 गुना ज्यादा है। लाल गोला सीट पर भी यही हाल है, जहां 60,000 की जीत के मुकाबले 55,000 से ज्यादा नाम गायब हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब हजारों वोटर ही लिस्ट से बाहर हैं, तो 2021 वाला नतीजा कैसे दोहराया जाएगा? क्या ये कटी हुई वोटें सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में थमा देंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। शाम के 6 बजे तमिलनाडु सभी 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 5.73 करोड़ वोटर्स ने आज अपनी उंगली पर स्याही लगवाकर राज्य का भविष्य तय कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक ही तमिलनाडु में 82.24% मतदान हो चुका था। राज्य भर के 75,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। चेन्नई जैसे शहरी इलाकों से लेकर नमक्कल और तिरुनेलवेली जैसे गांव तक हर जगह जनता में गजब का उत्साह दिखा। इस महामुकाबले में सीएम एमके स्टालिन, पलानीस्वामी और एक्टर से नेता बने विजय जैसे दिग्गजों समेत कुल 4,023 उम्मीदवारों की किस्मत अब तालों में बंद हो चुकी है। अब सबकी नजरें 4 मई को हैं कि वहां पर गिनती में क्या होता है और किसके हाथ में तमिलनाडु की बाजी जाएगी। ट्रंप के भारत नरक वाले पोस्ट को देखकर भारत में विपक्ष ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने ट्रंप के बयान की आलोचना के साथ लिखा कि इस बात के लिए पीएम मोदी को ट्रंप से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जिस हिसाब का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि मोदी ट्रंप के आगे कुछ भी बोल पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ चुपचाप रहने की और सुनने की आदत हो गई है। कांग्रेस ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना
भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लिखा कि मोदी जी आपने भारत की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब कहां छिपे हैं, बाहर निकलिए, कुछ तो बोलिए। संजय सिंह ने कहा कि अंधभक्त और गोदी मीडिया तो आपको शेर बोलते हैं, लेकिन ट्रंप के आगे आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी क्या आप ट्रंप के इस बयान का विरोध करेंगे या सिर्फ खी खी करके आगे निकल जाएंगे। ट्रंप के बयान पर सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाँ, हमने भी कुछ ऐसी रिपोर्ट तो देखी है, लेकिन मैं यहीं पर इस बात को खत्म करना चाहूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.